गुड मॉर्निंग दोस्तों। जिस प्रकार से आपको मालूम है कि मैं रोज़ ही एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो दोस्त जो मैं UPRVNL का पेपर का 25 क्वेश्चन कल अपलोड किया था, तो आज मैं फिर 25 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। तो इसी तरीके से हम पूरे क्वेश्चन करेंगे और तैयारी करेंगे मिलजुल कर। तो दोस्तों यदि आपको UPRVNL या किसी अन्य टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फिटर फाइटर को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। हम 25 के आगे 26 क्वेश्चन आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ आपको क्वेश्चन करना है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसमें कि अंगुश सताने की अक्षीय उन्नति 1 माइक्रोमीटर में पिच के रूप में जाना जाता है जब अंगुश सताने पूर्ण करता है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अंगुश सताने जो है किसके लिए बोला जा रहा है। अंगुश सताने जो बोला जा रहा है किसके लिए बोला जा रहा है। अंगुश सताने की अक्षीय उन्नति माइक्रोमीटर की पिच के रूप में जाना जाता है जब अंगुश सताने पूर्ण करेगा। तो इसमें थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, इंग्लिश का वर्जन इसमें देखना पड़ेगा फटाफट। तो इसमें देखिए एक्शियल एडवांटेज ऑफ थिम्बल। तो जो अंगुश सताने बोला जा रहा है दोस्तों, अंगुश सताने थिम्बल के लिए बोला जा रहा है। थिम्बल इज नोन एज पिच इन अ डाई माइक्रोमीटर व्हेन थिम्बल कंप्लीट। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि थिम्बल को कितना घुमाने पर हमारा स्पिंडल पे जो होगा वो एक चक्कर पूरा कवर करेगा। हम थिम्बल को कितना घुमाएंगे कि हमें जो स्पिंडल होता है जो माइक्रोमीटर का वो एक चक्कर पूरा करेगा या एक पिच के बराबर आगे बढ़ेगा। देखिए इसमें एक पिच लिखा हुआ है कि हमारा एक पिच हमारा स्पिंडल आगे बढ़ना चाहिए, हम थिम्बल को कितना घुमाएंगे। तो दोस्त आप लोगों को सबको मालूम है कि हमारा जो माइक्रोमीटर की स्पिंडल का जो पिच होता है, चूड़ी का जो पिच होता है वो 0.5 mm होता है और थिम्बल को एक चक्कर घुमाने पर हमारा पिच जो होता है वो 0.5 mm आगे बढ़ता है, क्योंकि उसमें जो चूड़ी होती है वो 0.5 mm पिच की चूड़ी होती है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी चूड़ी का एक चक्कर घुमाने पर वो पिच के बराबर आगे बढ़ता है। तो इसीलिए हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो एक चक्कर हो जाएगा। ये कैसे, थिम्बल को हम जब एक चक्कर घुमाएंगे तो थिम्बल से हमारा स्पिंडल जुड़ा रहता है, तो थिम्बल को एक चक्कर घुमाएंगे तो स्पिंडल में जो 0.5 mm पिच की चूड़ी होती है वो एक चक्कर आगे बढ़ जाएगी, यानी कि पिच भी पिच के बराबर आगे बढ़ जाएगी। तो इसी को हम कह सकते हैं कि थिम्बल के एक पूर्ण चक्कर होने के बाद स्पिंडल हमारी एक पिच के बराबर आगे बढ़ता है। और यदि इसमें एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसी माइक्रोमीटर के स्पिंडल को 0.5 mm आगे बढ़ाने के लिए थिम्बल को कितना घुमाना पड़ेगा, तो थिम्बल को एक चक्कर घुमाना पड़ेगा। और थिम्बल को 2 चक्कर यदि हम घुमा देते हैं तो हमारा स्पिंडल कितना आगे बढ़ेगा। स्पिंडल हमारा एक चक्कर घुमाने पर, थिम्बल के एक चक्कर घुमाने पर 1 mm स्पिंडल आगे बढ़ेगा। तो दोस्त इस प्रकार से हम कोई भी थिम्बल के कितने भी चक्करों का अनुमान लगा सकते हैं। यदि आपको एक चक्कर का मालूम है तो थिम्बल का एक चक्कर घुमाने पर हमारा स्पिंडल 0.5 mm आगे बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि स्पिंडल के ऊपर जो चूड़ी होती है वो 0.5 mm पिच की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति हथौड़ा आरी में कृक्चन घटित होता है। दोस्त थोड़ा सा एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा हिंदी में क्लिष्ट रहता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा सिंपल रूप देखने के लिए इसका इंग्लिश का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें शोइंग इन अ पावर हैमर हेक्सा। तो दोस्त इसमें पावर हैमर हेक्सा लिखा हुआ है तो इसको हम पावर हेक्सा समझेंगे, ये पावर हेक्सा ही है। तो टेक्स प्लेस इज ओनली वन स्विंग। तो इसमें ये पूछा जा रहा है स्विंग इन अ पावर हैमर हेक्सा टेक्स प्लेस ओनली वन। तो ये कहा जा रहा है कि जो स्विंग रहता है या इसमें जो कटिंग होती है वो पावर हेक्सा में कटिंग या पावर हैमर में जो हमारा जो फोर्स लगता है वो किस स्ट्रोक में लगता है। देखो मैं हिंदी में देख के बता देता हूँ। शक्ति हथौड़ा आरी में कृक्चन घटित होता है। ये कृक्चन लिखा हुआ है, ये कृक्चन का मतलब होता है कि जो हमारा फोर्स लगता है या जो प्रेशर लगता है वो पावर हैमर में किस स्ट्रोक में लगता है। तो पावर हैमर में दोस्त जो हमारा प्रेशर लगता है वो जिस प्रकार से इस तरीके से हमारा पावर हैमर है, तो पावर हैमर जो ऊपर से मशीन रहती है तो ये हमारा पावर हैमर हथौड़ा है। तो इसमें जो हमारा फोर्स लगता है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में लगता है। आगे की तरफ हमारा जब हैमर जाता है तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में हमारा प्रेशर लगता है, रिवर्स स्ट्रोक में प्रेशर नहीं लगता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा किस स्ट्रोक में लग रहा है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है इसमें
अग्र स्टॉक को हम फॉरवर्ड स्टॉक कहते हैं, पश्च स्टॉक को रिवर्स स्टॉक कहते हैं। तो दोस्त हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो फॉरवर्ड स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पावर हैमर होता है उसमें जो प्रेशर लगाया जाता है वो फॉरवर्ड स्टॉक में लगाया जाता है, रिवर्स स्टॉक में नहीं लगाया जाता है। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फॉरवर्ड स्टॉक हो जाएगा, अग्र स्टॉक भी कहते हैं। इसका बाद अगला है, अभिविन्यास हेतु कार्यखंड को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है। ऊर्ध्वाधर स्थिति दोस्त इसको समझना पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर स्थिति क्या होती है। ऊर्ध्वाधर स्थिति का मतलब होता है किसी जॉब को ऐसे खड़े में बांधना है। जैसे ये हमारा जॉब रखा हुआ है, मान लीजिए ये जॉब है, तो इस जॉब को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर स्थिति। ये सरफेस पर ऐसे सीधे खड़ा हुआ है, तो सीधे खड़े होने वाले को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर स्थिति, तो यानी कि वर्टिकल या 90 डिग्री में। तो किसी कार्यखंड को 90 डिग्री स्थिति में रखा जाए तो इस उद्देश्य के लिए कसा जाएगा, या इस काम के लिए क्या चीज़ हमारे पास रहेगी जिसमें हम अपनी जॉब को वर्टिकल पोजीशन में बांध सकते हैं। तो वर्टिकल पोजीशन में बांधने के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है सरफेस प्लेट। दोस्त सरफेस प्लेट में तो फ्लैट रखा जाता है। दूसरा है कोणीय प्लेट। दूसरा यही आंसर हो जाएगा, कोणीय प्लेट। कोणीय प्लेट को एक हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री के कोण में बंधा हुआ है। और दूसरा हम क्या समझ सकते हैं, इसको कोणीय प्लेट होती है एक एंगल प्लेट। तो एंगल प्लेट दोस्त इस तरीके की रहती है, मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। एंगल प्लेट और इस तरीके की रहती है, जैसे मैंने बना दिया, ये 90 डिग्री में बनी होती है। इसमें जॉब को 90 डिग्री में बांधा जाता है, तो इसका आंसर कोणीय प्लेट हो जाएगा। वी ब्लॉक में 90 डिग्री में सीधा खड़ा नहीं बांध सकते हैं, मशीन बेड तो ये फ्लैट रहता है। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा एक कोणीय प्लेट, एंगल प्लेट। एंगल प्लेट का एक क्वेश्चन और आपको एंगल प्लेट का ध्यान रखना है दोस्त, कि एंगल प्लेट में जो होता है ये कोण को चेक नहीं करता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन गलती से वो छाप देते हैं कि कोणीय प्लेट की लिस्ट काउंट कितनी होती है या कौन सा कोण चेक करता है। तो दोस्त कोणीय प्लेट कोई भी कोण चेक नहीं करता है, ये एक प्रकार का फिक्सर होता है, इसमें जॉब को बांधा जाता है। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक इसके वर्नियर पैमाने पर 25 भागों। दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नियर पैमाने के 25 हैं और मुख्य पैमाने के 24 हैं, और 24 के आगे इसमें एक चीज़ और लिखा है, इसके मेन स्केल के एक खाने का जो मान है, मेन स्केल के एक खाने का मान देख लीजिए 0.5 mm। तो जब भी ऐसा हो, ऐसा मैं लिख के आपको समझा देता हूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो क्या करना है आपको, जैसे इसमें देख लीजिए 24 MSD हैं और 25 VSD हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको क्या करना है, और लिस्ट काउंट निकालने के लिए 1 - 24/25 और इसमें ब्रैकेट लगा के मेन स्केल के एक खाने का मान जो भी हो उसका हमें साइड में गुणा करना है। यदि मेन स्केल के एक खाने का मान हमारा 1 mm है तो हम 1 का गुणा करेंगे साइड में, और यदि मेन स्केल के एक खाने का मान 0.5 है तो दोस्त इसमें मेन स्केल के एक खाने का मान जो है 0.5 mm है, तो हम इसमें 0.5 mm का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर लिखेंगे हम 0.5 mm, 0.5 mm। हम इसको घटाएंगे कैसे, हम इस 25 का 1 में गुणा करेंगे तो 25 से कम 25, और 25 में से ये 24 चला जाएगा तो बचेगा 1, तो 1/25। तो हमारा ये हो जाएगा 1/25 गुणे 0.5। हम इसको हल करेंगे, जब हम इसको हल करेंगे, यदि आपको इसको हल करना नहीं आता हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं हल करके दिखा दूंगा। लेकिन आप इसको हल करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी हल करने के बाद आएगी 0.02 mm। ये वैल्यू 0.02 mm है, इसलिए हमारा थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हिंदी ऑप्शन में दिखा रहा है 0.02 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिलिंग संक्रिया के लिए बेलनाकार कार्य को कसा जाता है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि हमें ड्रिलिंग कार्य क्रिया करनी है और बेलनाकार कार्य को पकड़ना है। तो बेलनाकार कार्य को पकड़ने के लिए हमें क्या मानना चाहिए, तो बेलनाकार जॉब जो होता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि बेलनाकार जॉब को हम वी ब्लॉक में बांधते हैं। इस तरीके से वी ब्लॉक होता है वी शेप का, जिसमें हम जॉब को बांधते हैं, क्योंकि बेलनाकार जॉब होता है वी टाइप की जॉबों को सहारा दे देता है। तो इसलिए इसका आंसर मैं देख लेता हूँ, कहीं दिखिए इसमें राइट आंसर जो है फोर्थ आंसर दिया है वी ब्लॉक। वी ब्लॉक में हम मानते हैं। वी ब्लॉक का एक क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जब भी किसी सिलिंड्रिकल जॉब को वी ब्लॉक में रखा जाता है तो कितनी जगह पर टच करता है, तो ये दोस्त 2 जगह पर कॉन्टैक्ट करता है, एक जगह पर दाईं तरफ, एक जगह पर बाईं तरफ, 2 जगह पर कॉन्टैक्ट करता है वी ब्लॉक, और ये सिलिंड्रिकल जॉब हम इसमें बांध सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा त्रिज्यीय ड्रिलिंग मशीन नहीं है। हमें इसमें दोस्त ये बताना है कि कौन सी रेडियल ड्रिलिंग मशीन नहीं है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन के बारे में ये पूछा गया है, लेकिन इसमें दोस्त इसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ किया है। इसमें ये कहना चाहिए कि कौन सा ड्रिलिंग मशीन का पार्ट नहीं है। देख लीजिए इंग्लिश में बता देता हूँ, विच ऑन इज नॉट अ रेडियल ड्रिलिंग मशीन। इसमें ये लिखा है विच ऑन इज नॉट, निम्न में से कौन एक रेडियल ड्रिलिंग मशीन नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें क्या नहीं है।
थोड़ा सा भाषा में थोड़ा सा दिक्कत आपको पड़ सकता है, इसलिए आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। विच नो वन इज नॉट आर रेडियल ड्रिलिंग मशीन, मतलब कि कौन सी रेडियल ड्रिलिंग मशीन नहीं, तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है बहुत ही बड़ी मशीन होती है, स्टैंडर्ड मशीन होती है, इसलिए दोस्त इसको यूनिवर्सल हम कह सकते हैं। यूनिवर्सल होती है क्योंकि स्टैंडर्ड चीज़ को हम यूनिवर्सल कह सकते हैं। राउंड कॉलम, इसमें इस तरीके से कॉलम होता है जो बीच में खड़ा होता है, राउंड कॉलम होता है। जो प्लेन ड्रिलिंग मशीन होती है नहीं होती है। प्लेन ड्रिलिंग मशीन हम चाहें तो एक प्रकार की प्लेन ड्रिलिंग मशीन को हम प्लेन ड्रिलिंग मशीन कह सकते हैं। प्लेन ड्रिलिंग मशीन में ऑटोमेटिक फीड की व्यवस्था नहीं होती है, और इसमें तो हमारी जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें यूनिवर्सल इसीलिए बोला है क्योंकि इसमें फीड देने की व्यवस्था होती है। तो इसलिए दोस्त इसका फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत हो जाएंगे सारे आंसर, दूसरा तीसरा चौथा ये सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल तो हम इसको बोल सकते हैं, कॉलम गोल कॉलम भी बोल सकते हैं, इसलिए इसको हम प्लेन ड्रिलिंग मशीन नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 3.2 mm से 6.4 mm पर ड्रिल आकार हेतु सही फीड क्या होगी। इसमें ये कहा गया है कि 3.2 mm का व्यास है और 6.4 mm का व्यास है, या यहाँ से लेके यहाँ तक का व्यास है, तो हमें इसमें फीड देना है ड्रिल के लिए, तो क्या फीड होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ मैं आपको 100 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसके साथ आप 100 क्वेश्चन हल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक याद करना पड़ेगी आपको। क्या याद करना पड़ेगी इसके लिए, मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। आप चाहो तो हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हो, उनके लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो। फिलहाल मैं अभी यहाँ बता देता हूँ। तो इसके लिए मैंने जो बताया था वो ये बताया था कि 1.5 mm का जो ड्रिल होता है उसके लिए जो फीड होती है वो 0.02 mm होती है। ये आपको याद करना पड़ेगा एक पॉइंट कि 1.5 mm का जो ड्रिल होता है इसके लिए फीड होती है 0.02 mm। अब मैंने एक क्वेश्चन ये भी बताया था, या भी बता देता हूँ कि ड्रिल का व्यास जितना गुना बढ़ता है फीड उतनी गुना बढ़ती है। ड्रिल का व्यास जितना गुना बढ़ेगा लगभग फीड उतनी गुना बढ़ेगी। तो हम इसको देखेंगे कैसे निकालना है। तो हम ये देखेंगे कि 1.5 से हमारा जो 3.2 है वो कितना गुना है 1.5 से, और 6.4 है वो कितना गुना है। गुना मतलब कितना इससे बढ़ रहा, कितना गुना बढ़ रहा। तो हम 1.5 का 3.2 में भाग देंगे, 1.5 का 3.2 में भाग देंगे तो ये गुना निकल के आएगा लगभग 1.5 का 3 लगभग दुगना आएगा, दुगना आएगा। और जी इसमें 6.4 में भाग देंगे, देखो दुगना से थोड़ा बड़ा रहेगा, और 6.4 में भाग देंगे तो 4 गुना आएगा, 4 गुना आएगा, तो ये 4 गुना रहेगा। हम देखिए इस 0.02 को दुगना करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्यास है वो दुगना बढ़ गया और एक जगह 4 गुना बढ़ गया। तो जब ब्यास दुगना बढ़ जाएगा तो फीड भी दुगनी हो जाएगी, और ब्यास 4 गुना बढ़ जाएगा तो फीड भी 4 गुनी बढ़ जाएगी। तो हम इस फीड को, ये जो फीड दी है इसको दुगना करते हैं तो ये आएगा 0.04 से 4 गुना करेंगे तो 0.08 mm आएगा। अब देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 0.04, क्योंकि अभी हमने पूरा पूरा भाग नहीं दिया है। 1.5 का भाग 3.2 में पूरा पूरा 2 बार नहीं जाएगा, और बड़ा आंसर आएगा 2 से, दुगना से और बड़ा आएगा। तो दुगना मतलब 0.04 से थोड़ी ज़्यादा फीड आएगी हमारी, इसलिए 0.05 आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो 0.04 से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। देख लीजिए इसमें किसी भी ऑप्शन में 0.04 जो हमारा मैच नहीं कर रहा है, लगभग 0.05 ही मैच कर रहा है। यदि आप एक्यूरेट भाग देंगे 3.2 में 1.5 का, तो आपकी फीड बिल्कुल जो है एक्यूरेट मैच कर जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो 80 mm के ड्रिल का भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 1.5 mm से 80 mm कितना गुना है। पहले हमें 80 में 1.5 mm का भाग देना पड़ेगा, जितना गुना आएगा उसको फीड को भी हमें उतना गुना करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी ड्रिल की फीड निकाल सकते हैं, 3 mm से लेके 100 mm तक की, कितने भी ड्रिल हों, हमारे 100 टाइप की ड्रिल हो। तो एक आंसर हम याद करके, इसको याद करके कि 1.5 mm के लिए फीड होती है 0.02, इससे हम याद करके समझ सकते हैं कि कितना फीड हमें देना चाहिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि इसमें में लोहारकारी में तुयरे का क्या कार्य है। तुयरे दोस्तों, ये तुयरे लिखा हुआ है इसमें, तुयरे को मैं इंग्लिश में देख के आपको बता देता हूँ। तुयरे जो होता है, देखिए इसमें इंग्लिश का जो दिया है, तुयरे का मतलब होता है 2 ईयर्स। ये 2 ईयर्स होता है। 2 ईयर्स आप जानते हो कि हवा को प्रभावित करने के लिए, हवा को देने के लिए हम 2 ईयर्स का प्रयोग करते हैं। इसमें ऑप्शन देख लेता हूँ, वायु की आपूर्ति। देख लिए पहले ऑप्शन में ही दिया है वायु की आपूर्ति। आपूर्ति का मतलब होता है देना, तो आपूर्ति करना मतलब देना।
वायु का कंट्रोलिंग नियंत्रण दिया, ये तो होता है। नियंत्रण हम जो है वाल्व से करते हैं, ट्यूब से नहीं करते। ईंधन की आपूर्ति, जो ईंधन होता है एक शोवल होता है, फावड़ा, उससे देते हैं। ट्यूब से हम नहीं देते हैं, शोवल से देते हैं, फावड़े से देते हैं। और धुएँ का नियंत्रण, जो धुएँ का नियंत्रण होता है ये हमारा हुड से होता है, चिमनी से बाहर निकाला जाता है, ये नहीं होगा। तो दोस्त जो हमारी गर्म हवा दी जाती है वो 2S के द्वारा दी जाती है, और जो नियंत्रण किया जाता है वो वाल्व के द्वारा किया जाता है। इसलिए हमारा 2 ईयर्स का आंसर हो जाएगा वायु का आपूर्ति के लिए, देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेन कार्बन स्टील की लोहारकारी इस तापमान पर की जाती है। यानी कि ये पूछा गया है, प्लेन कार्बन स्टील का मतलब है माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील का जो फोर्जिंग होता है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर होता है? तो आपको मालूम है 800 से 1300 डिग्री होता है। तो इसमें डिग्री, इसमें 1300 डिग्री आंसर दिया है। लेकिन दोस्त इसमें आप कन्फ्यूजन में मत होना, इसमें जो हमें हाईएस्ट टेम्परेचर इसलिए लगाना है क्योंकि उसको हम 800 डिग्री टेम्परेचर से गर्म करना स्टार्ट करते हैं और 1300 पर ले जाते हैं। इसमें कई प्रकार का माइल्ड स्टील हमारे पास रहता है, इसलिए हम हाईएस्ट टेम्परेचर लगाएंगे कि 1300 डिग्री पर हमारे जो माइल्ड स्टील होता है, प्लेन कार्बन स्टील होता है। उसमें प्लेन कार्बन स्टील में 3 होते हैं, क्योंकि माइल्ड स्टील होता है, मीडियम कार्बन स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील होता है। तो इसलिए इसमें रेंज रहती है 800 डिग्री से लेकर 1300 डिग्री तक। तो इसकी आंसर 1300 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये अनुभागीय आयाम बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये अनुभागीय आयाम, तो अनुभागीय आयाम को मैं इंग्लिश में देख के बता देता हूँ। मुझे तो मालूम है कि इसे क्रॉस सेक्शन कहते हैं, लेकिन आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए इसमें दिखा है क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, ये लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शनल। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना है। तो दोस्त हमें अच्छे से क्वेश्चन अब समझ में आ गया है कि किसी भी जॉब के क्रॉस सेक्शन को बढ़ाना है। तो क्रॉस सेक्शन को बढ़ाना है, ये मैं चित्र बना के आपको दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कोई जॉब इस तरीके का है, तो इसको हमें फोर्जिंग शॉप में गर्म करके इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ाना है। तो किस तरीके से हम इसको ऐसे रख के पीटेंगे तो इस तरीके से ये फैल जाएगा, इस तरीके से, और ये इसकी लंबाई कम हो जाएगी और इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा। देखिए मैंने साइड में बताया है, इसकी लंबाई देखो इतनी ज़्यादा थी, इसकी लंबाई छोटी बची, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन कम था तो ये बढ़ गया। तो दोस्त इसको हम ऑफसेटिंग कहते हैं। ये आंसर दिया है ऑफसेटिंग। और यदि हम इसको पतला करेंगे तो उसको दोस्त ड्राइंग आउट किया जाता है, ड्राइंग डाउन कहा जाता है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि इसको हम बोलते हैं अपसेटिंग, जिसमें हमारा जॉब का जो मोटाई बढ़ जाती है और लंबाई कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेनी के माध्यम से काटने पर धातु को सहारा देने के लिए न्याही के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों हमारा न्याही होता है, एनविल होता है, तो हम एनविल पर रखकर धातु को काट सकते हैं। तो इसमें जो वॉर्न होता है, वॉर्न को हम सींग कहते हैं। जो वॉर्न होता है सींग कहते हैं। तो सींग जो होता है दोस्त, में सींग का रिंग बनाने में उपयोग किया जाता है, इसलिए गलत आंसर। सतह फेस होता है, फेस पे जिस पे जैसे चपटा रहता है, जिसमें हम लोहे को चपटा रखकर पीटा जाता है। इसमें लगा टुकड़े कटिंग करने वाले ब्लॉक। तो दोस्त यही आंसर सही है इसका। हमें इंग्लिश में बता देता हूँ, इसे हम चिपिंग भाग कहते हैं। देखिए इंग्लिश में मैं दिखा देता हूँ। इंग्लिश में देखिए चिपिंग ब्लॉक लिखा हुआ है, देखिए इसमें चिपिंग ब्लॉक लिखा हुआ है। चिपिंग ब्लॉक का मतलब मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से रहता है। पीछे को टेल बोला जाता है दोस्त, ये टेल रहता है। टेल जो रहता है एनविल का, वो टेल पीछे वाला भाग होता है, जहाँ पर हम बेंड करते हैं लोहे को। ये जैसे मैं निहाई बना के आपको दिखाई देता हूँ, इस प्रकार से निहाई हमारी रहती है। निहाई इस तरीके से आगे आती है और इधर पे जो जाके एक स्टेप बना होता है, इस तरीके से स्टेप बना होता है, और इधर पे एनविल का ऐसे बीक बना होता है, इस तरीके से सींग बना होता है। तो इस तरीके से इधर ऐसी निहाई होती है। तो इसमें पीछे रहता है टेल होता है, ये टेल होता है। इसमें टेल जो रहता है, इस टेल पे हम पीछे जॉब को रखकर बेंड करते हैं। जॉब को बेंड किया जाता है, पीछे रखकर टेल पे रखकर बेंड किया जाता है। आगे इधर रिंग बनाई जाती है। तो इधर पे जो बीच वाला भाग होता है, ये बीच वाला भाग, इस पे रख के जॉब को काटा जाता है। ऐसे जॉब को हम ऐसे रख देते हैं और ऊपर से चोट लगाते हैं, तो हमारे ये कॉर्नर रहता है, ये कॉर्नर हमारा जॉब को काट सकता है, इसलिए हम चिपिंग वाला भाग कहते हैं। तो दोस्त हमारे निहाई में एक चिपिंग वाला भाग होता है, उस पर रख कर जॉब को कटिंग प्रक्रिया की जाती है, चीजल की तरह कार्य किया जाता है। तो इसे हम चिपिंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहाई की मोटाई की सीमा होती है। तो दोस्त इसमें ये कहा गया है कि निहाई की जो ऊपर वाली प्लेट होती है उसकी मोटाई क्या होती है? तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी जो मोटाई होती है 20 से 25 mm होती है। ऊपर वाली जो प्लेट रहती है ये 20 से 25 mm मोटी रहती है, जिस पर हम रखकर लोहे की ठुकाई पिटाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी संक्रिय आकार हेतु बोल्ट बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें हमें बड़ी संक्रिय करना है। तो बड़ी संक्रिय करने के लिए इसमें देखिए, इसमें जो है, इसमें बड़ी संक्रिया जो क्रिया की जाती है, बड़ा हमें बोल्ट बनाना है, तो इसमें अपसेट फोर्जिंग की जाती है। तो इसमें जो है इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ दिखा रहा है। इसमें
मैं इंग्लिश का दिखा देता हूँ। देखिए, बड़ी संक्रिया करने के लिए अपसेट फोर्जिंग की जाती है। बड़ी संक्रिया के लिए अपसेट फोर्जिंग इसलिए की जाती है क्योंकि हमारा जो बड़ा जॉब रहेगा उसका ब्याज ज़्यादा रहेगा और लंबाई कम रहेगी, इसलिए ब्याज ज़्यादा करने के लिए अभी मैं पहले क्वेश्चन में दिखा चुका हूँ कि बड़ा ब्यास बनाने के लिए अपसेट फोर्जिंग की जाती है। अपसेट फोर्जिंग के लिए ब्यास बढ़ जाता है, उसकी हाइट कम रहती है, तो इसका आंसर होगा अपसेट फोर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकल सतह निचुड़न प्रक्रिया प्रदर्शित करती है। एकल सतह निचुड़न का मतलब होता है हमारा, इसमें मैं दिखा देता हूँ इंग्लिश में, सिंगल कंटिन्यूस क्विंचिंग। कंटिन्यूस क्विंचिंग का मतलब हम उसे लगातार क्विंचिंग करेंगे, थोड़ी देर बाद क्विंचिंग एक बार करेंगे फिर दोबारा करेंगे। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, और लगातार जो क्विंचिंग होती है वो ड्रॉप फोर्जिंग में की जाती है। ड्रॉप फोर्जिंग हमारी लगातार की जाती है, तो दोस्तों इसका आंसर हमारा ड्रॉप फोर्जिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाया गया है उच्च कार्बन स्टील यानी कि हाई कार्बन स्टील लोहारकारी करने के लिए हम इसको कब तक गर्म करेंगे, जब तक कौन सा रंग नहीं हो जाएगा। तो दोस्त इसके लिए आपको याद करना है, हमारे दो धातु मुख्य रूप से आप याद कीजिए। एक होता है हाई कार्बन स्टील, तो हाई कार्बन स्टील, और दूसरा होता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के जो हमारा रंग होता है, माइल्ड स्टील के लिए भूरा रंग होता है और इसके लिए पीला रंग होता है, जो पीला रंग होता है। तो दोस्त इसके लिए हमें पीला रंग ढूंढना है। हम हाई कार्बन स्टील को तब तक गर्म करते रहते हैं, इस हाई कार्बन स्टील को तब तक गर्म करते रहते हैं जब तक कि हमारा जो लोहे का रंग हल्का पीला ना हो जाए। तो इसमें देख लीजिए, इसमें थर्ड आंसर दिया है, ये आप पढ़ लीजिए ध्यान से। इसमें थर्ड आंसर दिया है, इसे तब तक गर्म करेंगे जब तक इसका रंग हल्का पीला नहीं हो जाता है। हल्का पीला रंग हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि यह पर्याप्त रूप से गर्म हो गया है, क्योंकि गर्म होने वाली धातु जब गर्म होगी तो हम छू कर चेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्म बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ठंडी छेनी बनी होती है जैसे कोल्ड चीजल को बनाया जाता है। तो दोस्त कोल्ड चीजल होती है जो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ किया है। इस क्वेश्चन में उसने हाई कार्बन स्टील ऑप्शन नहीं दिया है, तो हमारे पास कोई भी एक ऑप्शन हम मैच कराएंगे इसमें लगभग। तो इसमें ढलवा लोहा होता नहीं है दोस्त, ढलवा लोहा होता नहीं, स्टेनलेस स्टील होता नहीं, जर्मन सिल्वर होता नहीं, तो हमारे पास कोई उपाय ही नहीं है, इसलिए हम इसका माइल्ड स्टील आंसर लगाएंगे। जिस प्रकार से दोस्त कोरोना काल में अभी वैकेंसी कम निकल रही है, तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो इसलिए हम इसमें एक ही वैकेंसी में ही हमें पूरी तैयारी करना पड़ेगी। और पूरी तैयारी करने के लिए आपको हमारा चैनल पर जरूर ध्यान रखना है और हमारे चैनल के सारे वीडियो देखना है। तो इसलिए ये उसी तरीके से हमारे इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हमारे पास एक ही उपाय है माइल्ड स्टील, इसलिए इसका आंसर माइल्ड स्टील हो जाएगा। यदि इसमें ऑप्शन हाई कार्बन स्टील होता है तो हम आंसर का हाई कार्बन स्टील इसका आंसर लगा देते। इसके बाद है सोल्डर, इसमें सोल्जर लिखा हुआ है दोस्तों, सोल्जर नहीं है, ये सोल्डर है। सोल्डर किसकी मिश्र धातु होती है, तो आपको याद होना चाहिए लेडोटिन की होती है, तो इसलिए इसका आंसर लेडटिन हो जाएगा। लेडोटिन, अब पीवी इसका मैं बता देता हूँ, पीवी प्लस एसएन होता है। पीवी लेड को होता है, पीवी एसएन होता है। उसका टेम्परेचर जो होता है वो दोस्त 205 डिग्री से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस्पात का आवरण दृढ़ीकरण, आवरण दृढ़ीकरण को हम बोलते हैं दोस्त केस हार्डनिंग। जो आवरण दृढ़ीकरण होता है हमारा उसे हम बोलते हैं केस हार्डनिंग। आप चाहो तो केस हार्डनिंग का मतलब होता है सतह को हार्ड करना। तो दोस्त इसमें देख लीजिए, इसमें सतह का हार्ड करने के लिए इसमें इंग्लिश में मैं देख लेता हूँ, जैसे जो दूसरे आंसर में दिया है इस्पात की सतह आवरण दृढ़ीकरण। इसमें देख लीजिए आप दूसरे आंसर, किसी भी ऑप्शन में देख लीजिए, आप चारों ऑप्शन पढ़िए, किसी में भी सतह नहीं दिया है, सिर्फ दूसरे ऑप्शन में ही सतह दिया है। देख लीजिए इसमें, इसलिए दूसरा आंसर सही होगा सतह। देखो पहले ऑप्शन में सतह नहीं दिया है, पढ़ लीजिए आप ध्यान से। तीसरे ऑप्शन में कहीं सतह बताइए आप, सतह है नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। अब चौथे ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ सतह दिया है, सतह का संतृप्तन, सतह दिया है, देख लीजिए इसमें सतह दिया है लेकिन संतृप्त होना दिया है, इसमें संतृप्त होना को मैं बता देता हूँ। संतृप्त होना क्या होता है, संतृप्त होना है स्टील होते एलिमेंट डिफ्यूजन फॉर्म, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मतलब होता है उसको गलाना, डिफ्यूजन लिखा है, देखिए इसमें डिफ्यूजन लिखा है। संतृप्त का मतलब होता है उसे गलाना, इसलिए हमें इसमें केस हार्डनिंग में गलाना तो नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें जो दूसरा आंसर हमारा सही आंसर, इसमें देख लीजिए आप ध्यान से पढ़ लीजिए, सतह पर आवरण दृढ़ीकरण इसमें दिया है, देखिए इसमें आवरण दृढ़ीकरण, इसलिए हमारा सेकंड आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा सा उसके पॉइंट को पकड़ कर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। धातु चादर कार्य में औजार पर कटिंग बल लगाया जाता है। तो दोस्त इसमें धातु चादर कार्य में कोई हमारा टूल है, जैसे मान लीजिए सीट को काट रहे हैं, तो सीट को काटने के लिए हम बल लगाएंगे। बल कैसे लगाएंगे, हम कहाँ पर लगाएंगे, इसको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये बल लगाने के लिए देखिए इसमें
जो हमारा जो कैंची वगैरह होता है इसमें शेयर एंगल दिया जाता है। जैसे मैंने कैंची का एंगल जो 60 डिग्री शेयर एंगल होता है, इससे स्निप का 81 डिग्री शेयर एंगल होता है, और स्निप के बाद शेयर का जो होता है वो 87 डिग्री एंगल होता है। शेयर का 81 डिग्री होता है, कैंची का 60 डिग्री होता है। तो इसके लिए जो हमारा शेयर एंगल होता है उसी हमारी कटिंग होती है। तो इसमें जो हमारा कैंची का औजार कोण होता है वो कर्तनी कोण प्रदान करता है, यानी औजार को कर्तनी कोण प्रदान करके हम इस पर फोर्स लगाते हैं। देख लीजिए, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया है प्रोवाइडिंग द शेयर एंगल ऑफ टूल, इसमें दिया है शेयर एंगल ऑफ प्रोवाइडिंग और शेयर एंगल ऑफ टूल, इसलिए हमारा यही आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस पर 45 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा टंकण की सबसे अच्छी ज्ञात प्रक्रिया। मुद्रा टंकण मतलब होता है कि हमारा जो भी कोई भी मुद्रा होता है, मुद्रा टंकण इसमें देख लीजिए, मुद्रा टंकण मतलब होता है कोइनिंग। कोइनिंग का मतलब होता है कोई भी हमारा कोइन है, सिक्का है तो ये हमारी हार्ड मुद्रा में आता है। जो हमारा सिक्का होता है वो हार्ड मुद्रा में आता है, इसलिए इसका हार्ड मुद्रा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ जोड़ बनाने के लिए शोल्डर की मोटाई क्या होना चाहिए। तो दोस्तों शोल्डर होता है, जैसे हम किसी वायर वगैरह को सोल्डरिंग करते हैं तो शोल्डर की मोटाई जो होती है हमारी, ये शोल्डर की मोटाई ये फर्स्ट आंसर में सही होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। 0.0075 से 0.05 mm जो शोल्डर होता है, शोल्डर की जो परत बनती है किसी भी तार के ऊपर, तो वो होती है 0.0075 से 0.05 mm होती है शोल्डर की मोटाई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्ट स्पेटर क्या होता है। दोस्तों ये स्पेटर शब्द समझना पड़ेगा। तो स्पेटर होता है जो बेल्डिंग का दोस्त होता है, स्पेटर बेल्डिंग के ऊपर छोटे छोटे जो पॉइंट से बन जाते हैं उसे स्पेटरिंग कहते हैं। तो ये बेल्डर का स्पेटर होता है। इसमें ये आंसर दिया है, बेल्डिंग का दोस्त है। ये बेल्डिंग का दोस्त होता है, बेल्डिंग इलेक्ट्रोड होता नहीं, फ्लैश होता नहीं, बेल्डिंग सामग्री होती नहीं, ये होता है बेल्डिंग का दोस्त। बेल्डिंग की खराबी होती है, बेल्डिंग दोस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीम वेल्डिंग कब की जा रही है। तो सीम वेल्डिंग करने के लिए हम वेल्डिंग को कैसे भरेंगे। तो सीम वेल्डिंग करने के लिए दोस्तों वेल्डिंग को लगातार भरा जाता है। जैसे एक प्लेट को हम दूसरी प्लेट के ऊपर रख रहे हैं, इस प्रकार से हम एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखेंगे तो जो वेल्डिंग करेंगे, इधर से वेल्डिंग करेंगे, पूरे में वेल्डिंग लगातार भरेंगे, क्योंकि इसमें एक दूसरे के ऊपर रखा गया है तो वेल्डिंग बीच में तो भर नहीं पाएगी, इसलिए किनारे से हमें पूरा भरना पड़ेगा। तो इसे हम सतत वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, लगातार हमें वेल्डिंग भरना पड़ेगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनगारी वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड और कार की मध्य चिनगारी उत्पन्न की जाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा जॉब है और इस पर ये इलेक्ट्रोड है, तो जब ये इलेक्ट्रोड में से टच कराते हैं जब इधर से चिनगारी निकलती है। तो दूसरी चिनगारी निकलती है, जो चिनगारी पूछा गया है, जो आपको पिघलाना नहीं पूछा गया है, तो जो चिनगारी निकलती है ये निकलती है प्रतिरोध से, रेजिस्टेंस से निकलती है। यदि इसी क्वेश्चन को हम चेंज करके बोलते हैं कि जॉब किससे पिघलता है, तो जॉब दोस्तों प्रवाह धारा से, विद्युत धारा से पिघलता है। लेकिन ये विद्युत धारा तभी आएगा जब हमें पूछे कि हमारी धातु किससे पिघलती है, लेकिन इसमें पूछा चिनगारी किससे निकलती है। देख लीजिए इसमें चिनगारी दिखा है, तो चिनगारी हमारी रेजिस्टेंस से निकलती है, प्रतिरोध से निकलती है, तो इसका आंसर प्रतिरोध हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग शॉप में काम करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा सावधानी नहीं है। तो हम इसमें छांट लेते हैं, सावधानी नहीं है तो काले चश्मे हमें पहनना चाहिए, ये तो है। इसके बाद चिमटे द्वारा पकड़ना चाहिए, ये भी है। वेल्डिंग कैटर आवरण, यानी कि हमारी जो केबल होना चाहिए वो इंसुलेटेड होना चाहिए, परिपथ भूकृत नहीं होना चाहिए। तो दोस्त इसका जो भूकृत का मतलब है अर्थिंग, तो ये कह रहा है कि अर्थिंग नहीं होना चाहिए, जबकि हमारी दोस्त अर्थिंग होती है, इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर नहीं के हिसाब से गलत, ये भी गलत, हमारा लास्ट आंसर सही हो जाएगा। लास्ट आंसर जो है ये कह रहा है कि इसको हमें यानी कि हमें अर्थिंग नहीं करना, जबकि हम दोस्त वेल्डिंग शॉप में अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसमें उल्टा बोल रहा है, इसलिए नहीं वाले के हिसाब से यही आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्त यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ओके, बाय बाय।